जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का योग त्याग किए, और राजभोग के विपिन योग्य में बैठा आज विराग लिए। जाग रहा यह जिसकी खातिर, उस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। ये पंक्तियां श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने, जो कि राष्ट्र कवि हैं, ये श्री लक्ष्मण भगवान के लिए लिखी है, लक्ष्मण जी के लिए लिखी थी। मैं ये आपके लिए सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि जब दुनिया सो रही है, आप रात में मेरा वीडियो देख रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं मेरे साथ, फिजिक्स के गुण सीख रहे हैं, तो ये एक कोई व्रती वीर के जैसा नहीं है कि जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है। सब सो रहे हैं लेकिन आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बड़ा दृष्टिगत होता है। सब कुछ होने के बावजूद जो भी ऐसा लगता है एक योगी है, एक मुनि है। जाग रहा यह जिसकी खातिर, उस कुटीर में क्या धन है, जिस तपस्या में आप जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, जिसकी रक्षा मेरे देश का तन है, मन है, जीवन है। ये सब वक्त आने पर आप खुद बता देंगे दुनिया को कि मैं किस लिए जाग रहा था। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं मेरा नाम दिग्विजय प्रताप सिंह, आपका अपने परिवार सलेक्शन विद दिग्विजय पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज से हम लोग लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश। आप देख पा रहे हैं, प्रकाश में हमें भी देख पा रहे हैं। प्रकाश सबसे पहले समझते हैं क्या है। एक बार ये फ्लो चार्ट है, आप ऐसे देख लीजिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, लेक्चर स्टार्ट। मैं जो बोलूंगा आपको लिखना पड़ेगा, कम शब्दों में बड़ी बात बोलूंगा, लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सबसे पहले लिखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए बोर्ड है, आप अक्षर है, किसी प्रकाश की वजह से ही आप इसको देख पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं, मेरे सामने मैप लगा है, मैं इसको देख पाता हूं। Why? Because due to light, of which we can see the other objects by which factor? That is only one factor, light. तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब सर ऊर्जा आपने बता दी, हमने मान लिया ऊर्जा। थोड़ा सा और अंदर पढ़ें, समझिए। ऊर्जा तो है, ठीक है, हम एक और भाषा में कह सकते हैं विकिरण। आपने नाम सुना होगा, रेडिएशंस। प्रकाश एक प्रकार की रेडिएशंस है। जब किसी सोर्स से रेडिएशंस निकलती हैं, इमिट होती हैं, जब रेडिएशंस इमिट होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, तो वो जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मेरी शर्ट आपको ब्लैक दिख रही है, तो यहाँ पे 7 कलर आ रहे हैं, सातों के सातों विबग्योर वाले। आगे बताऊंगा विबग्योर क्या है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये सब। लेकिन आपको ब्लैक दिख रही है, वाई? बिकॉज ये मेरी शर्ट जो है ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले रही है, केवल ब्लैक कलर इमिट कर रही है, आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी विकिरण भी यही है। विकिरण क्या होता है? रेडिएशंस किसी वस्तु पर पड़ती हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं, देन ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई पर पड़ती हैं, आंखों पर, तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और यही देखने की जो ऊर्जा है, दृश्य ऊर्जा, विजिबल एनर्जी, इज कॉल्ड लाइट। बोलिए, इतनी बात क्लियर है? प्रकाश की परिभाषा आपको समझ में आ गई? ठीक है, आपने सारी बातें लिख ली होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब आगे बात करूंगा, प्रकाश कितने प्रकार का होता है? प्रकाश 2 प्रकार का होता है, जनरली आप सभी लोग पढ़ लेते हैं। एक होता है दीप्त, एक होता है अदीप्त। एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए, दीप्त या ल्यूमिनस वो होती हैं जिनके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उन्हीं को हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। लिख लिया आपने? कौन कौन सी दीप्त होती है मैं आपको लिख कर दिए देता हूं, आप इसको लिखें। देखिए, वो दीप्त वस्तुएं आपकी होती हैं, जैसे सूर्य हो गया दीप्त, दीप्त यानी ल्यूमिनस, जैसे सूर्य, मोमबत्ती,
विद्युत बल्ब, तारे एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लिख सकते हैं। एक होता है अदीप्त, यानी जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो। वो कौन सी है? इसमें आ जाता है टेबल, कुर्सी, मेज, मैं, आप, बुशर्ट, मार्कर, जो कुछ भी है सब अदीप्त है। तो मैं टेबल, कुर्सी, बाकी आप पढ़े लिखे एक्सेट्रा, ज्यादा हम उस हिसाब से पढ़ेंगे जो हमारे कंपटीशन के लेवल का है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी, बीएड ये सब नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना? ठीक है। प्रकाश के गुणों की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा यहां से। पहली बात, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, लिखते रहिए। प्रकाश एक कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे ट्रांसवर्स। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक, तरंग में इसकी ये प्रकृति है, ट्रांसवर्स है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चूंकि आप सभी जानते हैं सारी अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑल द ट्रांसवर्स वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो आप दूसरा पॉइंट लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश। दो पॉइंट हो गए। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, समझिएगा। अभी एक होती है, एक नहीं होती, क्लियर करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुने। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए एग्जाम्पल है इसका, प्रकाश निर्वात में भी चल लेता है। आप जानते हैं निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, लेकिन आपने अगर इंटर पढ़ा है अच्छे से तो वहां मित्तल साहब की एक किताब है, उसमें लिखा है कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है, जिसमें एक माध्यम होता है ईथर, जिसका घनत्व तो बहुत कम होता है। ये बात किसने कही? हाइगेन चाचा ने। अब ये हाइगेन चाचा कौन है? हाइगेन चाचा आपने अगर फिजिक्स पढ़ी आपको पता होगा, हाइगेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, आगे डिस्कस करेंगे इस पर। तो ये सब बातें हैं, तो आप लिखेंगे प्रकाश, फिलहाल अपने लेवल पे पढ़िए, प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लिखते रहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 पॉइंट हो गए। मैंने कहा माध्यम की आवश्यकता चलने के लिए नहीं होती, बट माध्यम जो होता है ये प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, ये बात लिखिए। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बात से सहमत है। लेकिन प्रकाश जब चलता है, वैसे तो प्रकाश ऋजुरेखीय मार्ग पर चलता है। ऋजुरेखीय मतलब सीधी रेखा में, लीनियर मोशन में। लेकिन ये भी पॉइंट लिखिए, प्रकाश ऋजुरेखीय मार्ग पर चलता है, प्रकाश लीनियर मोशन में चलता है। ऋजुरेखीय, ऋजुरेखीय, लीनियर मोशन में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बट जो मीडियम होते हैं जैसे ठोस और द्रव, सॉलिड और लिक्विड मीडियम, ये प्रकाश की जो दिशा होती है इसमें परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आपने अपवर्तन में पढ़ा होगा, अपवर्तन भी पढ़ा होगा, पहले मैं खुद पढ़ाऊंगा, लाइट जाएगी मुड़ जाएगी, समझ रहे हैं? कोई लाइट जाती है डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन कर देते हैं। माध्यम जो होते हैं वो डायरेक्शन में परिवर्तन कर देते हैं। कौन कौन से? सॉलिड और लिक्विड, ठोस और द्रव, ठीक है। तो आपने ये चीजें समझ ली कि नहीं समझ ली? कोई दिक्कत? निर्वात में चल सकता है, ये सारी बातें आपको मैंने लिखा दी। इसके एग्जाम्पल भी है, प्रकाश ऋजुरेखीय गति में चलता है, इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए लीनियर मोशन में। जैसे एक आपका आता है पिन होल कैमरा, यानी सूची छिद्र कैमरा। उदाहरण लिख लीजिए, सूची छिद्र कैमरा, छिद्र कैमरा, ठीक, सूची छिद्र कैमरा, जिसको पिन होल कैमरा कहते हैं। अच्छा, ये बातें जो है ये लाइट के लिए कि लाइट निर्वात में चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको खोजा किसने था? याद की रख लीजिएगा, हर एक एग्जाम पे पूछ सकता है ये। रोमर साहब ने खोजा था। तो निर्वात की जो चाल है ये, इसको खोजने वाले साइंटिस्ट रोमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स आप लिखते चलिए मेरे साथ। देन तो ये तो हो गया आपका प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज आपके लिए इतना कंफर्म है? कोई दिक्कत? आगे अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश की गति, प्रकृति।
यहां मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से समझिए। प्रकाश दो प्रकार की प्रकृति रखता है, एक कण प्रकृति, एक तरंग प्रकृति। कण प्रकृति देने वाले सर्वप्रथम न्यूटन के पापा ने, मतलब फिजिक्स के जो पापा कहे जाते हैं, न्यूटन भैया, न्यूटन चाचा ने कण प्रकृति दी। क्या कहा कि जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और ये कण ऋजुरेखीय गति करते हैं, यानी लाइट इज मेड अप विद द स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर मूव इन अ लीनियर या क्रॉनिकल डायरेक्शन। समझ गया? ये किसने कहा? न्यूटन ने। यानी अब इसका उदाहरण कौन सा है? रमन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव। उदाहरण लिख लीजिए, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, फोटॉन कण, फोटॉन कण। ये किसने कहा है? तरंग कण प्रकृति किसने दी है? लिख लीजिए, न्यूटन। आप कमेंट बॉक्स में बताइए न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या है। एक इन्होंने पुस्तक लिखी है जिसमें अपने मिथ लिखे हैं, अपनी बायोग्राफी लिखी है, कल मैंने बताया था। तरंग प्रकृति से संबंधित क्या है? बाकी जितनी बची सब तरंग ही तो है। तरंग प्रकृति किसने दी? हाइगेनबर्ग साहब ने दी। वही हाइगेनबर्ग चाचा जिन्होंने कहा था ईथर है, ईथर है निर्वात में। इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है ये तरंग के फॉर्म में चलती है, और वो भी कैसी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है। तो प्रकाश कैसे है? अनुप्रस्थ तरंग है, और यह तरंग के फॉर्म में चलती है। ये बात तरंग थ्योरी किसने दी थी? हाइगेनबर्ग ने, हाइगेनबर्ग। सर इसमें कौन कौन से इंसिडेंट आते हैं? आप लिखिए, परावर्तन, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ध्रुवण को कहते हैं पोलराइजेशन, व्यतिकरण को क्या कहते हैं? अभी इंग्लिश याद नहीं आ रही इसकी। व्यतिकरण, विवर्तन, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आप जो है याद रखेंगे। ये किस में आ जाती है? हाइगेनबर्ग। यानी जितनी भी थ्योरी आ जाती है ये सब क्या है? तरंग थ्योरी में। तरंग के ही माध्यम से, तरंग थ्योरी में कुछ और साइंटिस्ट है, कुछ अपना अपना ज्ञान देकर चले गए। जैसे मैक्सवेल साहब है, मैक्सवेल का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने गणितीय प्रयोग से बता दिया अपना। मैक्सवेल चूंकि मैथमेटिकल थे, मैक्सवेल गलत मैक्सवेल नहीं जो क्रिकेट खेलते हैं, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय जो है, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है प्रकाश। एक तरफ विद्युत क्षेत्र रखा है, एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र, और यू मोशन करा दिया प्रकाश को। ये मैक्सवेल की थ्योरी थी। तो ऐसे बहुत से लोगों ने आए हैं जो बाद में अपनी अपनी थ्योरीज देते चले गए हैं, बट आपको इस लेवल पे नहीं जाना है। आप इतना याद रखें, हाइगेनबर्ग ने तरंग थ्योरी दी है, इतना काफी है। आपको ये दोनों फैक्ट क्लियर हो गए, तीनों फैक्ट। अब परावर्तन समझाता हूं आपको, आराम से समझिए। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन सीधी बात मैं बना देता हूं, आप देख लीजिए बस, और कुछ नहीं। लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई हो। फिर से परिभाषा सुन लीजिए, कोई भी प्रकाश किरण जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसका नियम भी होते हैं, तो परावर्तन के लॉ, नियम, रूल्स क्या है इसके? दो नियम है। रूल नंबर 1, आपतित किरण, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, इमर्जेंट रे, और आपतन बिंदु यानी पॉइंट पर अभिलंब यानी नॉर्मल, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यही परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण यानी आई बराबर परावर्तन कोण यानी आर। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो नियम 2 कहता है आपतन कोण
बराबर परावर्तन कोण। क्लियर? ये आपको पता होगा, ये 45 डिग्री के हैं, तो 45 बराबर 45 हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा मापोगे तो 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, पूरा पूरा का मतलब यहां से ये पूरा ऐसे, आप ये सब जानते हैं। ये परावर्तन के नियम हो गए, कोई कठिन नहीं था, ये सब बेसिक चीजें। दर्पण क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बात गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बात कर लेते हैं, क्या होता है? परिभाषा सुनिए, इसके बाद लिखना है आपको। गोलीय दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है, ये कोई गोला होगा, मतलब गुब्बारा जैसे आपने देखा है, गुब्बारा देखा है ना, अब उसका काट दो इसे बीच से, तो गोलीय दर्पण तो ऐसे बन जाएगा तरबूज की टाइप। तरबूज देखो ना, काट देते हैं जब, तो जिसके एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए, दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया जाए, इसी को दर्पण कहते हैं। मैं यहाँ थोड़ा मैथ में समझा के दिखाना चाहता हूँ। ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इसको बीच से काट दिया हमने, तो ये इधर का हिस्सा अलग कर दिया। अब इधर साइड हमने पॉलिश कर दी और इधर साइड को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, सुबह सुबह उठे, बढ़िया इधर लगाए, ये इधर जुल्फे उल्फे संभाली और बढ़िया है झकास, थोड़ा क्रीम व्रीम लगाई, बढ़िया फेयर हैंडसम, तो फिर देख कलर वालर एकदम टाइट बढ़िया चल रही। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? यही दर्पण होता है, मतलब बाकी प्लेन मिरर होता है, हम लोग घर पे जो देखते हैं समतल दर्पण। ठीक, तो दर्पण यही होता है। गोलीय दर्पण कटे हुए जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक सतह पर चांदी या रेड ऑक्साइड, आप लिख लीजिए, ये जो लेप होता है किसका होता है? चांदी या रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड जिसको लाल ऑक्साइड कहते हैं, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया जाता है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह, परावर्तक तल, परावर्तक तल बना दिया जाता है, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ गई? दर्पण क्या होता है? अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तीन प्रकार का बल्कि हम मान के चलते हैं। ठीक, ऐसे गोलीय दर्पण तो दो प्रकार का होता है, दर्पण दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण की पहले बात कर लेते हैं। गोलीय दर्पण टू टाइप का होता है, कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव यानी अवतल, अवतल दर्पण, एक होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। सबको पता होगा कौन उत्तल को क्या कहते हैं? उत्तल, अवतल लिखा, कॉनकेव उत्तल को, कॉन्वेक्स एक ही भाषा में बोलूंगा, दूसरी में लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए, मैं पहले कह चुका हूं। अवतल क्या होता है? ये कोई दर्पण बना दिया, अवतल दर्पण वो होता है जिसमें बाहर पॉलिश होती है, अंदर से परावर्तन होता है। बाहर हमने पॉलिश कर दी, अंदर वाली सतह रिफ्लेक्टिंग बना दी। उभरे हुए तल, उभरे तल पर, उभरे तल पर पॉलिश होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई हो, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये परावर्तक तल हो गया, परावर्तक तल, परावर्तक तल आपने लिख लिया होगा, इसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण भी ऐसे ही होता है, बस इसमें पॉलिश होती है, दबे हुए तल पर होती है, यानी पॉलिश होती है अंदर साइड होती है और रिफ्लेक्शन बाहर होता है। ये हो गया, ये आई, ये इधर आई, ये इधर चली गई। ठीक, तो ये क्या है? दबा तल, ये परावर्तक सतह। समझ में आ गई आपको बात? तो उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, दर्पण क्या है, सारी बात क्लियर है? यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग समतल दर्पण में चलते हैं। समतल दर्पण वही वाला सीखा जिसमें आप अभी सुबह सुबह देखे थे, बढ़िया ऐसे ऐसे जुल्फे झाड़े थे, ये सब है, भोपाल टाइट। फिर उसके बाद पढ़ने आ गए, तो मैं पढ़ाता हूं। पहली बात, समतल दर्पण लिख लीजिए, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। पहला सवाल, फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सवाल बनाऊंगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, अब
दो समतल दर्पण अगर समानांतर रखे हो, या तो ऐसे ऐसे रखे हो, ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे रखे हो, समानांतर हो, कोई एंगल ना बन रहा हो, समांतर हो, तो कोण कितना बनेगा? कोण नहीं, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनेगी, याद रखें। तब जब दो समतल दर्पण समानांतर रखे हो, जब दो समतल दर्पण पैरेलल हो, समानांतर, इधर दिख ही नहीं होगा, समतल दर्पण समांतर रखे हो, समांतर रखे हो अर्थात एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। ठीक, जब पैरेलल रखे होंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या यानी नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बन जाएगी। फोकस दूरी कितनी होती है समतल दर्पण की? इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी सीधा वस्तु के बराबर। लिख लीजिए, आभासी सीधा वस्तु के बराबर। अंग्रेजी वाले सुने, वर्चुअल, और सीधे को क्या कहते हैं? इरेक्ट, और वस्तु के बराबर यानी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अब आभासी जो होता है, जो भी इमेज वर्चुअल होगी इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो, पहली बात लिख लीजिए नोट करके। यानी हम जो अपनी फोटो देखते हैं सुबह सुबह बढ़िया है ये करते हैं, इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हो। कभी देखा है पर्दे पर बनते हुए? जैसे तुम मान लो गोरे हो, बहुत गोरे हो, सलमान खान को फेल किए हो, तो क्या तुम अपनी इमेज, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो परछाई नीचे जो बनती है, इस परछाई तुम्हारी इमेज बन जाती है क्या? वही गोरी वाली, वहां करिए बनते हो। वही चीज यहाँ कह रहा है कि पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता है। आभासी यही मतलब होता है। बात क्लियर? तो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, वस्तु के बराबर सीधा। अगला फैक्ट लिखिए, समतल दर्पण में अगर आपको पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है, सपोज दैट तुम यार कह रहे हो इतना यार पूरा देखना यार, मतलब समझ रहे हो ना, जा रहे हो बढ़िया भोपाल से बॉडी शॉडी ले, पूरा इमेज नहीं आ रहा। घर में शीशा बड़ा वाला लो, ड्रेसिंग टेबल वाला, 6 फीट की अगर तुम्हारी लंबाई है, पूरा इमेज देखना है तो 3 फीट का शीशा लगवा दो, पूरी इमेज दिखेगी। यानी अपना पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको दर्पण की लंबाई आधी करनी पड़ेगी। आप लिख लेंगे, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। यानी ऑब्जेक्ट अगर पूरा आप देखना चाहते हैं तो उसकी जो मिरर है, प्लेन मिरर, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम ऑब्जेक्ट की आधी होनी चाहिए, अगर आप पूरा ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज, शीशों में कभी कभी पिक्चर हम देखते होंगे, जैसे अजय देवगन पिक्चर जान नहीं है, उसमें जब लास्ट में अजय देवगन जब अंदर जाता है, वो विलेन रहता है, विलेन का मुझे नाम नहीं याद है। शीशों में जब आप जैसे एक कदम चलते हो 5 की स्पीड से, वहां लगता है 10 की स्पीड से जा रहा, सटासट सटासट सटासट, ऐसे होता कि नहीं होता? उसी तरीके से यहाँ होता है। समतल दर्पण में जब कोई वस्तु v वेग से आती है तो हमें 2v वेग से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ऑब्जेक्ट जब भी कोई v वेग से आएगा तो उसकी इमेज हमें ऐसा लगेगा कि वो हमें 2v वेग से दिख रहा है। अगर आप 5 किलोमीटर प्रति रफ्तार की गति से दौड़ रहे हो तो जब कभी शीशे के सामने दौड़ोगे तो उसमें लगेगा कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हो। इतनी बात क्लियर हो रही है नहीं? अरे भाई हो रही है ना? ठीक है, आगे देखिए, कोई फालतू बात नहीं की, हम कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं तब से। आगे बात करते हैं, 2v वेग से बनता है। इसके बाद और क्या बच रहा है? सीधा वस्तु के बराबर, ऑब्जेक्ट का आधा हो जाता है। हाँ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व बनता है। पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है हमारा राइट कान जो होता है दर्पण में लेफ्ट कान दिखता है, और हमारा जो लेफ्ट कान होता है दर्पण में राइट कान होता है। सपोज दैट तुम्हारे गाल पे एक तमाचा दी गड़ाम से कोई है, अब तुम उसमें देखते हो ये बात इधर अपने गाल में लगाओ, दर्पण दिखाएगा इधर अपने गाल में लगाओ हाथ, ये चीज होती है। इसी को कहते हैं पार्श्व दिखना, बगल वाला। पार्श्व को एक कहते हैं बगल का। अब इसकी अंग्रेजी क्या होती है भाई पता नहीं, एक दो मीनिंग ऐसी होती है जो हिंदी की कठिन होती है, वो नहीं पता, बिकॉज वी आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ठीक, इसके बाद प्रतिबिंब पार्श्व बनता है, सीधा आभासी। अब मैंने बताया आभासी पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होंगे
वो सारे पर्दे पर प्राप्त होंगे। ठीक, जैसे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो पर्दे पर बनेगा, आपको बताया जाएगा। क्लियर होगा इतनी बात। अब कुछ की फैक्ट आते हैं समतल दर्पण से, जैसे समतल दर्पण के प्रतिबिंबों की संख्या निकालना, तो मैं बताऊंगा। जैसे प्रतिबिंबों की संख्या n निकालने के लिए अगर दोनों कोण समानांतर रखें यानी 0 डिग्री पर रखें तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत बनेगी, पहले ही लिखा दिया है, ये देखो जब समानांतर रखे हो। लेकिन जब किसी कोण पर प्रतिबिंबों की संख्या जब थीटा कोण पर हो, आज फार्मूला लिखाऊंगा, न्यूमेरिकल लास्ट में होंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक, लिखिए n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा। n मतलब प्रतिबिंबों की संख्या यानी नंबर ऑफ इमेजेस। कैसे? सपोज दैट, एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं, एक पहले और समझ लीजिए। अगर n जो है आपका ऑड आ रहा है तब तो जितना भी आएगा, ऑड का मतलब जैसे विषम का मतलब क्या होगा? अगर n आपके 1 3 5 7 ऐसे आ रहा है विषम, तो आप यही बता देना नंबर ऑफ इमेज ये है। लेकिन सपोज अगर सम आ रहा है, n बराबर इवन आ रहा है सम, तो आप क्या कर देना, n-1 कर देना, n-1। जैसे 2 4 6 8, मान लो प्रतिबिंबों की संख्या निकली 10, तो आप कितने बताओगे? 10 - 1 9, n-1 कर दोगे 9 बता देना आपने। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक, एक सवाल बोले देता हूं, लिख लीजिए। यदि कोई समतल दर्पण, अच्छा समतल दर्पण का एक उदाहरण भी लिख लीजिए पहले। जैसे एक क्या होता है, पेरिस्कोप कहीं जगह है यहां पे, पेरिस्कोप, इसको हिंदी में कहा जाता है पारदर्शी। पेरिस्कोप मैंने हिंदी में लिख दिया, अंग्रेजी में पेरिस्कोप कहते हैं, हिंदी में पारदर्शी कहते हैं। ये एक्चुअली कहां होता है? आपने समुद्र में देखा होगा जहाज वगैरह होते हैं, पनडुब्बियां वगैरह होती है, जो सबमरीन्स में लगा रहता है प्लेन मिरर। 2 मिरर होते हैं ऐसे और 45 डिग्री के कोण पर रखे होते हैं ऐसे, 45 डिग्री का एंगल। ये रेंज का एंगल होता है, जितनी तेज घुमा फेंकोगे उतनी दूर गिरेगा। 45 डिग्री पे, सबसे दूर यहीं से गिरता है। 45 डिग्री पर रखे रहते हैं 2 प्लेन मिरर पारदर्शी में, और वो भी समतल दर्पण लगे होते हैं। पनडुब्बियों में गहराई मापने के लिए लगा होता है ये लेंस। तो मैंने बताया समतल दर्पण का उदाहरण है। एक होता है क्लेडियोस्कोप, ये तो पेरिस्कोप था। एक होता है क्लेडियोस्कोप। इसमें बहुत सारे इमेजेस बनते हैं। इसको लिख लीजिए, इसको कहते हैं बहुदर्शी, हिंदी में कहते हैं बहुदर्शी। ठीक है, तो बहुदर्शी, बस इतना। अब एक इसका एग्जांपल लिख लीजिए, घर से कर लीजिएगा, आंसर बताना है आपको कमेंट में। कोई भी समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर रखा है, बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नहीं है, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मेरा भी ले लीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। जबरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया है। अभी ये बेसिक लेक्चर था लैंग्वेज समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आया है, आपको मजा आया है, तो इसको शेयर करने में मत यार कंजूसी करना। देखिए मेहनत लगती है जबरदस्त, मेहनत में कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आप भी शेयर करने में कसर मत छोड़ना, है ना। लगा दो वार पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन के दिखा दो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। समझे? दिग्विजय प्रताप सिंह से पढ़ रहे हैं आप। दाब नहीं खाना किसी क्षेत्र में। अभी तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, देखते जाओ फिजिक्स में अगर आग न लगा दी, धुआं जहां बैठे हो वहां भी उठेगा। ठीक है, नमस्कार।